क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि धीमे धीमे कोविड के केसेस में परसेंटेज वाइज एक उछाल देखने को मिला है। मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि अभी हमारे यहाँ लोग कोविड की अलर्टनेस को लेके कितने जागरूक हैं, या अभी उसको लाइटली लिया जा रहा है। कोविड के केसेस कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, एहतियात क्या बरतनी चाहिए, और अभी के स्टेटस पर आपका कमेंट एज एन एक्सपर्ट सर। पूर्णिमा मिश्रा, मैं स्पष्ट बता दूं, कोरोना का नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं, डॉक्टर कम्युनिटी भी और मरीज भी। लाजमी है 2020 और 21 में जो देखा है, अब उसका मुकाबला अगर आज की स्थिति से किया जाए तो आई वुड कैटेगोरिकली से, बिकॉज दिस इज ए पब्लिक चैनल, आम लोग जरा डर जल्दी जाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। तो मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट संदेश, नो डाउट केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2700 केसेस, एक्टिव केसेस ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, ऑल अक्रॉस, चाहे तमिलनाडु, केरला में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, दिल्ली, यूपी वगैरह थोड़े इन्वॉल्व हैं, बाकी स्टेट्स भी छुटपुट इन्वॉल्व है। तो आप कहेंगी क्या क्या ये एक बहुत बड़े एपिडेमिक की शुरुआत है जैसे पहले हुआ था? तो आजकल जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो सोचती है, ऐसा नहीं है। हमारे विचार में कोरोना हमारे देश में एंडेमिक होकर रह गया है। एंडेमिक मींस कि वो जो पहले हुआ था सब महाद्वीपों में एक साथ हुआ था, दैट वाज पेंडेमिक। तो अभी ना ये एपिडेमिक है ना पेंडेमिक है। एंडेमिक मींस कि जैसे आज से 5 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तो इन्फ्लुएंजा या वायरल फीवर हुआ करता था, तो कोरोना भी वैसा ही होके रह गया है। तो आम लोगों को कोरोना के नाम से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं बहुत ही कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब पहले भी तो ऐसे हुआ था, पहले छुटपुट केस क्यों थे, फिर एकदम तबाही आ गई थी, अब ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा लग नहीं रहा है। नंबर 1, ICMR, DGHS नजर बनाए हुए हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, सब स्टेट मिनिस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हम कहेंगे कि डरिएगा नहीं। तो जो एबल बॉडीड है, जो ठीक ठाक लोग हैं, उनको कोई टेंशन नहीं करनी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, अंडर 5 वाले, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और जो एल्डरली एज ग्रुप है 60-65 प्लस, वो एक और ग्रुप जिसको हम कहते हैं रिस्क ग्रुप या वल्नरेबल ग्रुप, इनमें वो लोग हैं जिनको कोई बीमारी पहले से है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई लंग डिसीज COPD का पेशेंट है, कोई हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है। ये वो पेशेंट है जिनको हमें बचाने की जरूरत है। तो आम लोग, आम घरों में कोई भी बुखार होता है, किसको क्या पता ये कोरोना है? ये कोरोना भी हो सकता है, ये बालसा बरसातें आने वाली है, ये डेंगू भी हो सकता है, ये मलेरिया भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि अपने घर में बैठिए, होम आइसोलेशन कर लीजिएगा और सिंपल पैरास्टामोल लीजिएगा, और कोई एंटीबायोटिक भी अपनी मर्जी से मत लीजिएगा। लेकिन जो एल्डरली ग्रुप है और जो वल्नरेबल ग्रुप है, उनको बचाने की जरूरत है। उनका RT-PCR बहुत जल्दी टेस्ट होना चाहिए। ये वो वर्ग है जो बहुत जल्दी हताश भी हो सकते हैं, वो अनचाही मौतें भी हो सकती हैं। तो हमें सिर्फ इनको बचाना है। इसके अलावा कुल मिला के ऑल इंडिया स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करो, आप अपना मास्क पहनो, आप भीड़ भाड़ में मत जाओ, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, आप अपना सैनिटाइजेशन या हैंड वॉश करो, वो अपने डाइट का ख्याल रखो। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत, पूर्णिमा मैं स्पष्ट एक कैटेगोरिकल संदेश दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं। आप ही की बात को सर मैं दोहरा देती हूँ, और आज इस चर्चा का जो आधार है वो ये नहीं कि किसी भी तरीके से किसी के अंदर खौफ पैदा करना है, देशवासियों को ये बताना है कि अरे कोविड बहुत तेजी के साथ, नहीं, आपको सिर्फ अलर्ट रहना है। और यही मकसद है इन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने की, कि आप लोगों को अलर्ट किया जा सके, क्योंकि केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर अनामिका चौधरी, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। अभी हमने इससे पहले 3 लहर कोविड की देखी है। अभी बढ़ते केसेस को क्या हम एक कोविड लहर में काउंट करें? इस सब वेरिएंट को क्या हम पहले की तरह खतरनाक माने, या ये तेजी से फैलने वाला सब वेरिएंट है? इसको कैसे देखा जाए? हाय, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर नरेश ने बताया है कि हम इसको बहुत ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करें, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन। पहले तो हम सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग में समझ लें। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ जो मेन हमारी जो रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एल्डरली एज ग्रुप है अबव 60 ईयर्स, या फिर जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है, जैसे डायबिटिक है, या फिर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे COPD है, दमा हो गया, एस्मा,
लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, खाली उनको थोड़ा सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। बाकी इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन, इट इज़ एन एंडेमिक। हमें इसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इतना पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। एंड यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी में, क्लिनिक्स में, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं यूजुअली, फीवर, सोर थ्रोट, खांसी, देन उसके अलावा उनको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे हेडेक, मलेज, ये सारे सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। सो इतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट टेस्टिंग भी हम रेकमेंड कर रहे हैं सिर्फ उन केसेस में जिनमें एक्चुअली या तो सिवियर मॉडरेट सिम्टम्स हैं या फिर जो पॉपुलेशन एट रिस्क है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, ये JN.1 डॉक्टर अनुराग भार्गव ये बताया जा रहा है, JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन बताया जा रहा है, पिरोला इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं, जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं, कि अगर हम पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था, और वो वैक्सीन सारी की सारी हम ले चुके हैं, तो क्या वो वैक्सीन इस वेरिएंट, इस सब वेरिएंट में कारगर रहेगी या फिर कारगर नहीं रहेगी? बहुत क्लियर क्वेश्चन है ये। वैक्सीन लगे हुए अभी काफ़ी समय हो गया है, तो अब वैक्सीन का जो थोड़ा सा उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए अभी कोई पॉलिसी आई नहीं है। और उसके जो पुरानी वैक्सीन लगी थी तो उसका अभी भी असर है लोगों में, तो उसकी वजह से ये कोरोना जो है उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। और पहले कई लोगों ने तो 3-3 वैक्सीन लगवाई हुई थी, तो उनमें अभी भी असर है, लेकिन कुछ लोगों में इसका असर वैनिश हो चुका है। तो जिन लोगों में कम हो गया है असर, या उनमें इम्यूनोसप्रेसिव पे हैं, या हाईली डायबिटिक हैं, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा असर दिखाएगा। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसमें इम्यूनिटी अभी भी है, इस वजह से उतना अभी फैलने की कोई आशंका नहीं है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए सर? बच्चों में मैम पहले ने भी जिक्र किया, क्योंकि जाहिर है कि उनकी इम्यूनिटी एट द सेम टाइम थोड़ा सा लो उसमें रहती है। जी, बच्चों में तो वैक्सीन लगी नहीं थी, इसलिए बच्चे जो हैं अभी भी वर्जिन हैं, जो अभी नए हुए हैं, तो उनमें ये अभी भी होने की ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन बच्चों में बहुत ही माइल्ड ये बीमारी होती है, और बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, हर्ड इम्यूनिटी हमने डेवलप की, हमने 3 लहरों को फेस किया, ऐसे बहुत सारे एक वर्ग रहा है जनसंख्या का जो ऑलरेडी कोविड से गुजर चुका है, जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन एक हो चुका है, जिसकी वजह से एक हर्ड इम्यूनिटी उनकी तरफ से डेवलप कर ली गई है। क्या उसका फायदा है कोविड के इस फेज में या इस सब वेरिएंट के आने के बाद? जी, एक्चुअली जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि होता क्या है कि व्याधि क्षमत्व बोलते हैं, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये एक 3 स्टेप होते हैं इसके। जैसे हम लोग आयुर्वेद में डायरेक्टली बताया गया सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज मीन्स होता है बाय बर्थ, जेनेटिकली जो इम्यून होते हैं, ठीक ना। कालज क्या होता है समय के साथ, जैसे जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से कई बार। और दूसरा क्या होता है, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो एक टाइम पीरियड है उसके बीच में उनकी इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज वाले पेशेंट आ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम है। तो ये एक तरह के कालज। युक्तिकृत में क्या होता है, जैसे हमने वैक्सीनेशन ले लिया, या जो आप इस तरह से करें कि हमारा इन्फेक्ट हो गया, हर्ड इम्यूनिटी है, डेफिनेटली। जैसे कि अब हम जो देख रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब बताया इन्होंने, अभी नरेश डॉक्टर साहब ने बताया हमारे कि हमने वैक्सीनेशन ले रखा है, हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। अब हम उससे बहुत पहले जैसे था उससे ज़्यादा तैयार हैं। हम पहले तो उसके सिम्टम्स नहीं पता थे, अब हमें उसकी हर चीज़ लगभग पता है। लेकिन जो एक नए तरीके से कहते हैं ना, अब इसका नामनक्लेचर हो गया। तो एक जैसे अभी आपने एक लाइन चलाई थी कि अगर आया है ना, रूप बदल के आया है, तो रूप बदल के आया है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है शेर है, तेंदुआ है या लकड़बग्घा है, तीनों का मैनेजमेंट बचने का तरीका है ना। आप वो अटैक करेगा ही, तो आप जो पब्लिक है, मैं तो उससे सीधा यही कहना चाहूंगा कि आप बचाव पे ध्यान दीजिए। वो क्या बन के आया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो काम डॉक्टर्स का है, वो देख लेंगे। आपका सिर्फ काम है बचने का। और हार्ड इम्यूनिटी की बात है तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली हर घर में कहीं ना कोई इन्फेक्ट हुआ था, बच्चे भी घर में थे, कहीं ना कहीं वो अच्छी इम्यूनिटी आई थिंक उस बीच में हुआ होगा इन्फेक्शन कुछ लोगों को ऐसे करके। तो हार्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली डेवलप हुई है, और ये इस वेरिएंट में भी
आपको फ़ायदा देगा। और अब जो बीमारी होने की जो थी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना कि जैसे पहले हमने जो सिचुएशन देख रखी है। अभी बता रही कि जैसे ये आया है तो इसमें बढ़ते गैस्ट्राइट केसेस का परसेंटेज आप कैसे देखते हैं एज कम्पेयर टू जो पहले हमने लहरें देखी कोविड की, उसके कंपैरिजन में सेकंड दूसरी लहर की तो सब मैं बात नहीं करती, क्योंकि उसमें तो हमने कोविड का एक विकराल रूप देखा है और वो बहुत ही भयावह था। हमने पूरी सिचुएशन देश भर में देखी कैसे ज़्यादा थी, लेकिन अभी परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो तेज़ी बहुत ज़्यादा है बढ़ने की। जो अभी हम देख रहे हैं जैसे कि हम डेली ओपीडी अगर देखते हैं 100-150 के आसपास पेशेंट अगर रहते हैं तो वहाँ पे जैसे पहले देख रहे थे नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत तेज बढ़ रहे थे। अभी जो है 10% मतलब 10% आप एवरेज लेके चलेंगे, 10 से 20% के एवरेज से भी कम है अभी। तो अब अगर यही है कि अभी लोगों को पता है, जैसे किसी को कफ कोल्ड हो रहा है तो क्या तो मास्क लगा रहा है, या जो अभी बोलते हैं कि नोज मत टच करो, आई मत टच करो, ये सब चीज़ें जो पहले से इतना बताया गया है उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो उतना स्प्रेडिंग नहीं होगी, उससे बचाव रहेगा। इन चीज़ों को फॉलो करने से बचे रहेंगे लोग। डॉक्टर रवि कुमार, कहा जा रहा है JN.1 जो सब वेरिएंट है, वेरिएंट की इम्यूनिटी पर सीधे सीधे अटैक कर रहा है आपके, मतलब आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है। हमने इससे पहले देखा जब पैंडेमिक आया, पहली लहर आई, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और किसी भी तरीके से हमने बहुत एक लंबा समय, मुझे लगता है एक जनरेशन बीत गई, हमने किसी तरीके का कोई पैंडेमिक नहीं देखा। लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी लहर के बाद हमारे अस्पताल, हमारा सिस्टम, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या फिर बेड्स की अवेलेबिलिटी या लोगों के बीच में जागरूकता, हम एक बेहतर सिचुएशन पे तो है कम से कम, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो चुका है, संभवतः क्या हो सकता है, और सरकार की तरफ से भी हम प्रोएक्टिव मोड में दिख रहे हैं क्या आपको? जी पूर्णिमा, आपने बहुत ही सही बात कही। हमारी प्रिपेयर्डनेस डेफिनेटली पहले से बेटर है, क्योंकि हमने 3 लहर झेली है और बहुत ही रीसेंट है वो, तो 2-3 साल के इंटरवल में ही, और इसलिए एवरीबडी इज़ टेकिंग देयर प्रिकॉशंस। जैसे ही कोरोना का नाम सुनता है हर इंसान डर जाता है। जहाँ तक JN.1 जो सब वेरिएंट की बात हो रही है, इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इम्यून इवेजन हम बोलते हैं, इसमें जो एंटीजन है वो हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर देता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड हैं, हो सकता है वो इनसे पूरी तरह से डिफेंड ना कर पाए। सो प्रोबेबली इस पे हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे लुकआउट कर रही हैं और नया वैक्सीन हमें शायद मिले। दूसरा है कि कोरोना के लिए जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं वो आज भी उतने ही सही हैं जितना 2021-2022 में थे। सो फेस मास्क लगाना, एक डिस्टेंस मेंटेन करना, अगर इन्फेक्टेड है तो क्वारंटाइन होना, और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर हम फॉलो करेंगे, अच्छी हेल्दी डाइट लेना, तो अभी तक इस बीमारी ने बहुत कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं आए हैं। थोड़ा डिफरेंस है ये बाकी के कोरोना से, क्योंकि इसमें ये ना जैसे केवल नहीं है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही प्रॉब्लम्स हैं, कई बार पेशेंट लूज मोशंस, वॉमिटिंग लेके आते हैं एंड यू टेस्ट देम एंड यू विल फाइंड दैट दे हैव कोविड-19। तो ऐसा भी है कि इट्स नॉट जस्ट कि ये केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स लेके आ रहा है। कई बार लूज मोशंस, वॉमिटिंग जैसा, या मसल पेन और फीवर, इस तरीके के भी सिम्टम्स में अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो कोविड-19 आ जाए।